चलो स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। सोशलिज्म यूरोप के अंदर फैला और फिर रशियन रेवोल्यूशन हो गया, यानी रशिया में रेवोल्यूशन हुआ, दैट इज कॉल्ड रशियन रेवोल्यूशन। पिछले चैप्टर में फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ था, उसको फ्रेंच रेवोल्यूशन बोला गया, ठीक है ना। तो साथ के साथ रिकॉर्ड भी करते हैं। द एज ऑफ सोशल चेंजेस, ये वो वाली एज है यानी वो वाला दौर है जब सोशल चेंजेस होने शुरू हुए, बदलाव होने शुरू हुए। In the previous chapter you read about the powerful ideas of freedom and equality that circulated in Europe after the French Revolution। आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर दो आइडियाज पर यानी दो मानसिकताओं पर ज्यादा जोर दिया गया। एक तो थी फ्रीडम, आजादी, और आपकी दूसरी थी इक्वालिटी यानी बराबरी। अब बराबरी का मतलब ये नहीं चाहते थे लोग कि हमें राजा बना दो, बराबरी का मतलब ये कि एटलीस्ट हमें वैसा दर्जा मिलना चाहिए जैसा बाकी लोगों को ट्रीटमेंट मिल रहा है, ठीक है ना। द फ्रेंच रेवोल्यूशन ओपनड अप द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग अ ड्रामेटिक चेंज इन द वे इन विच अ सोसाइटी वाज स्ट्रक्चर। फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से क्या हुआ, पॉसिबिलिटीज खिल गई। जैसी पॉसिबिलिटीज खुल गई, क्या हुआ, लोगों के पास आइडियाज आ गए, लोगों को पता चला एक्चुअली में जो लोग आजादी चाहते थे लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि आजादी मिलेगी कैसे। चाहते सब है आजादी लेकिन कैसे मिलेगी ये किसी को नहीं पता था। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने उन्हें क्या दिया, एक इंस्टेंस दे दिया, एक स्टार्टिंग दे दी, एक धक्का दे दिया गाड़ी को कि इस तरीके से करोगे तो तुम्हें आजादी मिल जाएगी, ठीक है ना। As you have read, जो तुमने पहले पढ़ा, बिफोर द 18th century society was broadly divided into each state। सोसाइटीज जो थी क्या थी, स्टेट्स में डिवाइडेड थी। एंड ऑर्डर्स, ऑर्डर्स के बारे में आप क्लास 11 में पढ़ो, द 3 ऑर्डर्स करके एक चैप्टर है, क्लर्जी, किंगशिप, पीसेंट्स, फार्मर, ये वाले जो ऑर्डर्स है ना, पिछले में उसमें पढ़े थे हमने, उनके बारे में पढ़ोगे। ये सोसाइटी जो थी वो ब्रॉडली यानी पूरी तरीके से ज्यादातर डिवाइडेड थी, किसके अंदर, इन्हीं क्लासेस के अंदर डिवाइडेड थी, इन्हीं ऑर्डर्स के अंदर डिवाइडेड थी। एंड इट वाज द एरिस्टोक्रेसी, और वहां पर क्या थी, एरिस्टोक्रेसी थी, राजा वाला रूल जानते ना, एरिस्टोक्रेसी, कि मैं छोड़ना नहीं चाहता, जो ज्यादा पावरफुल राजा वही राज करता था, और वो छोटे राजाओं पे भी राज करता है। चालू इतना होता है वो कि वो छोटे राजाओं पे भी राज करता है, छोटे राजाओं को छोड़ता नहीं है। आपने देखी बाहुबली करके एक पिक्चर है, उसमें क्या होता है, छोटे 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 किंगडम्स होते हैं, और उन सारे किंगडम्स में उनका एक खुद का भी बहुत बड़ा किंगडम होता है, दैट इज कॉल्ड महेशमती, जहाँ का किंगडम का नाम होता है, और उनकी मदर रहती है राजमाता करके, ठीक है ना। तो वो बड़े किंगडम की मालिक होती, और वो छोटे 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 मतलब कहते हैं ना, क्या कहते हैं, एक इलाके जितने किंगडम्स के रूलर्स होते हैं वो छोटे छोटे। और महेशमती पूरा इंडिया समझ लो, क्या बहुत बड़ा एक एरिया, दैट इज द होल एरिया, पूरा का पूरा एरिया, ठीक है ना। was broadly divided into states and orders and aristocracy and church which is controlled economic and social power। अब चर्च क्या कंट्रोल करते थे, चर्च कंट्रोल करते थे बेटे इकोनॉमिक और सोशल पावर। अभी भी कुछ कंट्रीज में ऐसा होता है कि चर्च के जो लोग हैं ना उनके पास इकोनॉमिक और सोशल पावर है, और कुछ कंट्रीज में क्या होता है, पॉलिटिशियंस चाहते हैं कि हम चर्च को या टेम्पल्स को या मस्जिदों को, मॉस्क्यूज को, हम इन लोगों से फंडिंग लेते रहे, क्योंकि यहाँ पे जो फंडिंग आती है ना वो अनलिमिटेड आती है। टेम्पल्स की, चर्च की और मॉस्क्यूज की फंडिंग जो अनलिमिटेड है, और उन फंडिंग से क्या होता है, गवर्नमेंट अपना भी काम कर देती है कि चलो यार हमें भी थोड़ा सा इसमें से हिस्सा दे दो, इतना तुम रख लो और चलाते रहो। सडनली आफ्टर द रेवोल्यूशन इट सीम्स पॉसिबल टू चेंज इन दिस, और रेवोल्यूशन के बाद इसके अंदर कई सारे बदलाव देखने को मिले। लोगों ने फ्रीडम के लिए आवाज उठाई, फिर तुम्हें इसमें देखने को मिलेगा कि लोगों ने अपने लिए एक रिप्रेजेंटेटिव भेजा। जैसे आज हम इंडिया में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ते हैं, जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ेंगे, उसके अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन जैसा एक वर्ड पढ़ते हैं। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन क्या होता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन मींस कि हम लोग एक रिप्रेजेंटेटिव भेज रहे हैं, अपने बिहाफ पर एक बंदा भेज रहे हैं जो हमारी परेशानियां मजबूरियां बताएगा जिसको, गवर्नमेंट को, और वो कहाँ बैठेगा, पार्लियामेंट में, है ना। इस तरीके की चीजें इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूरोप एंड एशिया। और ज्यादातर ये चीजें यूरोप और एशिया में क्यों फैली, उसके दो रीजन हो सकते हैं। एक तो इस तरीके की चीजें यूरोप और एशिया में हो रही थी, यानी इनइक्वालिटी ज्यादातर यूरोप और एशिया के रीजन्स में हो रही होगी। दूसरा, यूरोप और एशिया के लोगों ने इसके लिए पहले आवाज उठाई थी, इसलिए वहां पर रेवोल्यूशन जल्दी हो। वो तो डिस्क्रिमिनेशन अफ्रीका में भी रहा है। अब हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेशन होता था अफ्रीका में, जिसे अपार्थाइड सिस्टम कहते हैं, वो भी शायद अगर तुमने पढ़ा है तो ठीक है, गोरे काले वाला, या और नहीं पढ़ा तो तुम अगले उसमें पढ़ोगे, अपार्थाइड सिस्टम वगैरह इस तरीके की चीजें हैं, या अमेरिका में भी होता है, गोरा काला हो जाता है। सो समटाइम्स क्या है, रेवोल्यूशन जब ही होता है जब वहां पर उस चीज की अति हो जाती है, लोग वहां पे परेशान होना शुरू हो जाते हैं।
जैसे हम लोगों ने भी रेवोल्यूशन करा था किसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ, फिर उन सब ने आज़ादी ली, ठीक है ना। तो इस तरीके से रेवोल्यूशन चल रहे हैं। न्यू आइडियाज अबाउट इंडिविजुअल राइट्स, अब नया आइडिया ये था कि हर इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के पास यानी हर पर्सन के पास राइट्स होने चाहिए। तो राइट्स आज हमारे पास हैं, जैसे ही हम पैदा होते हैं हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन एक राइट्स देता है। तो कब से शुरू हो गई ये बात, बहुत पहले से शुरू हो गई कि राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, इस तरीके के राइट्स तुम्हें आज मिल गए। मतलब उस टाइम पे ये सारे राइट्स नहीं थे, लेकिन इनमें से कुछ राइट्स होने चाहिए थे। और वो राइट्स जब बाद में बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा तो उसमें से अलग अलग तरीके के राइट्स जो हमारी बेसिक नीड के लिए राइट्स हैं वो उन्होंने हमारे लिए लिख दिए। अब हर इंडियन सिटीजन जो इंडिया में पैदा हो रहा है, इंडियन सिटीजन है जिसका नागरिकता, उसको तो ये राइट्स मिल ही रहे। तो लेकिन उसके लिए फंडामेंटल राइट्स भी हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज भी, उसकी कुछ ड्यूटीज भी तो बताएगी, ठीक है ना। जब हम कोई पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर्स पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। राइट्स who controlled social power began to be discussed in India. Raja Ram Mohan Roy and Deruzio talked the significance of French Revolution. Raja Ram Mohan Roy और डेरिजियो ने सिग्निफिकेंस यानी इसको बहुत बारीकी से समझाया, वे इसको बारीकी से समझा और लोगों तक पहुंचाया कि फ्रेंच रेवोल्यूशन देखो हुआ और वहां पर लोगों ने ये मान लिया था, ऐसा माना जाता है, ऐसा है नहीं, ठीक है ना। इस चीज के लिए पहले ही सॉरी है, ऐसा माना जाता है कि कुछ कस्टम्स बहुत पहले से चलते हुए आ रहे, सती प्रथा है या और भी कोई भी कस्टम्स है, चाइल्ड मैरिज होती थी, ठीक है ना। इस तरीके के कस्टम्स पहले से चलते आ रहे हैं कि ठीक है भैया हम पहले ही शादी कर देंगे, या सती प्रथा में लेडी को भी जला दिया जाता था आफ्टर द डेथ ऑफ हिज हस्बैंड, है ना, सॉरी हर हस्बैंड, ठीक है ना। उसके हस्बैंड के मरने के बाद हम क्या करते थे, उसके पति मर जाता था तो उस लेडी को भी जला दिया करते थे। तो ये कस्टम्स ही तो थे, ये पहले की चीजें तो चली चली आती। तो राजा राम मोहन रॉय ने और अंग्रेजों ने मिलकर उस कस्टम को खत्म करा। तो आज देख लो काफी लड़कियों की जो है लाइफ सेविंग हो गई। तो कुछ चीजें फ्रेंच रेवोल्यूशन होने से पहले वहां पर फ्रेंच में ऐसी चल रही थी जिसे लोगों ने कस्टम्स मान लिया था कि ठीक है ना, हमारे पूर्वजों के साथ भी होता आ रहा था, हमारे साथ भी हो रहा है, हम भी झेल रहे हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी भी। सब ये चाहते थे कि शायद कोई होगा जो इसे बदलेगा। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहो तो एक मूवी आई थी बीच में KGF करके, है ना। उसके अंदर है ना वो बंदा कहता है कि नहीं हम तो यहीं रहे हैं, पत्थर तोड़ते रहते हैं इनके लिए, सोना निकालते रहते हैं और यहीं खाना खाते हैं, यहीं मर जाए। वो कहता है कि शायद कोई ऐसा कभी ऐसा दिन आएगा जिस दिन कोई हमें आज़ाद कर देगा। और तुमने देखा होगा बस वो क्या करता है, वो उन्हें आज़ाद नहीं करता, बस वो उन्हें बेटर लाइफ दे देता है, छोड़ता वो भी नहीं है उन्हें। वो जाता है वहां पे बंदे को मारता है, खुद किंग बन जाता है उस जगह का, लेकिन वो भी उन्हें आज़ाद नहीं करता, बस सही से रहने की जगह दे देता है कि तुम्हें पहले मारा पीटा जाता था, तुम मार पीट के सोना निकालते थे, अब तुम प्यार से निकालते, अब तुम्हें खाना भी मिल रहा है, तुम्हें कपड़े भी मिल रहे हैं, मतलब बेटर लाइफ मिल रही है, ठीक है ना। सो ऐसा नहीं कि उसने आज़ाद कर दिया कि नहीं तुम अब मैंने इसे मार दिया अब तुम आज़ाद हो, अब आप जा सकते हो जहाँ खुदा, ऐसा नहीं करा उसने। तो समझ रहे हो, राजा राजा ही बना रहना चाहता है। राजा राजा कब बनेगा, जब उसके पास प्रजा होगी, है ना, जब उसके पास लोग होंगे, लोग ही नहीं होंगे तो कैसे होगा। एंड मैनी अदर डिबेटेड द आइडियाज ऑफ पोस्ट रेवोल्यूशनरी इन यूरोप, और बहुत सारे लोगों ने डिबेट करी कौन से आइडियाज पर, पोस्ट रेवोल्यूशनरी, जो पहले रेवोल्यूशंस वहां हो चुके हैं, कहां पर, यूरोप के अंदर। द डेवलपमेंट इन द कॉलोनीज इन टर्न रीशेप दीज आइडियाज ऑफ सोसाइटल चेंज। और कुछ लोगों ने बोला जो कॉलोनीज वो होते थे जैसे ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर राज करा था तो हम उनकी कॉलोनीज में आते थे, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा जो कॉलोनीज थी पहले की और जो सोसाइटल चेंज था, सॉरी जो कॉलोनीज थी उन्होंने सोसाइटी को चेंज करने की कोशिश करी। अब ब्रिटिशर्स ने हमें कुछ चीज़ें दी भी तो कुछ चीज़ें हमारे से ली भी, ठीक है। जैसे मान लेते हैं एजुकेशन सिस्टम बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उन्होंने कर दिया है, ठीक है ना। कुछ चीज़ें उनकी हमारी बहुत ज़्यादा जो उनकी अच्छी थी वो हमारे पास आज भी स्टेबल है, और कुछ चीज़ें जो सही नहीं थी वो कस्टम्स हमने या वो ट्रेडिशंस या वो जो आइडियाज़ थे उनको हमको बिल्कुल नेगलेक्ट कर दिया, नहीं हमें नहीं चाहिए। बाद में यही हुआ ना, जब तुमने देखा, अगर तुम अभी तो नहीं देखा लेकिन तुम जब आगे पढ़ोगे 11th वगैरह में, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया तो हमने बहुत सारी कंट्रीज से कॉन्स्टिट्यूशन उठाया, देन उसको फिर अपने पास रखा, तो हमने दूसरों से ही आइडियाज़ लिए ना, तो कहीं ना कहीं ये रेवोल्यूशन हो रखा था, इसलिए हमने उनसे आइडियाज़ लिए। अब ज़रूरी नहीं है कि तुम पहले वो रेवोल्यूशन यहाँ फैलाओ जी, हमारे यहाँ भी काला गोरा करो, उसके बाद हम कानून बनवाएंगे। क्यों बनवाएंगे जब ज़रूरत ही नहीं है, तो फायदा ही कुछ नहीं, ठीक ना। कास्टिज्म था यहाँ पे, कास्ट सिस्टम था, तो कास्ट के लिए उन्होंने कानून बना दिया। Not everyone in the Europe, however, wanted a complete transformation of the society. पूरे यूरोप में सब लोग नहीं चाहते थे कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए सोसाइटी का। क्यों? क्योंकि देखो ऐसा था पहले ज़माने में, ये होता था जो सोसाइटी जैसी चल रही है उसमें कुछ लोग अमीर है, कुछ गरीब है, कुछ बिल्कुल एकदम कुछ बिलो एवरेज है, यानी एवरेज से थोड़ा सा नीचे,
कुछ एवरेज में, और जो बिल्कुल ही सड़क पर रहते हैं वो तो उनको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी का कोई फर्क पड़ता भी नहीं। उन्होंने कहा यार इस चीज के दाम बढ़ रहे हैं, ये हो रहा है, ये हो रहा है, कह रहे कोई बात नहीं भाई, उनके पास घर नहीं है, जब उनके पास घर नहीं है रहने का तो उन्हें बिजली के किराए का या किराए के मकान का कोई उन्हें मोल नहीं पता, वो तो वहीं रह रहे, वो ऑन रोड रह रहे, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे लिए हमारे लिए फर्क पड़ता है, हम लोग किराए पे रहते हैं, यहाँ यार किराया बढ़ रहा है, 5,000 था अब 7,000 हो गया है, बिजली का बिल बढ़ गया है, ठीक है, पहले 2,000 था अब 3,000 हो गया है, पानी का बिल आता है, उन लोगों के लिए नहीं आ रहा ना, तो उन लोगों को क्या इस चेंज से कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। आप उनसे कहो यार पेट्रोल का प्राइस बहुत बढ़ गया यार, पहले 100 रुपये था अब तो 150 रुपये हो गया है, वो कहेंगे यार हमें क्या पता, हमारे पास तो गाड़ी नहीं। तो सब लोग ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहते थे, क्यों? क्योंकि सबकी थिंकिंग एक साथ एक जगह पर नहीं रुक रही थी। ट्रांसफॉर्मेशन चाहती थी सोसाइटी, लेकिन सब नहीं चाहते थे, ठीक है ना। नॉट एवरीवन इन द यूरोप हाउएवर वांटेड अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। अब ये तो वो लोग होंगे जो मैंने अमीर बताए, एवरेज तो चाहता है ट्रांसफॉर्मेशन। अब जो गरीब बताए, अमीर बोल दिया, गरीब बताए। अब वो अमीर लोग जो चाहते ही नहीं थे कि ये लोग भी पनप के पढ़ लिख के ऊपर आ जाएं और फिर हमारी बराबरी करना शुरू कर दें। आज देखो आप कितने लोगों के पास ना बहुत सारे ऑप्शंस खुल गए, लोग यूट्यूबर बन के बहुत अमीर हो गए, ठीक है ना। नए नए आजकल स्टार्टअप चल रहे हैं, किसी ने कोई स्टार्टअप, बड़ा पाव, अब डॉली चाय वाला, बहुत सारे लोग हैं ऐसे, है ना, बन रहे हैं ना मिलियनेयर बिलियनेयर। तो मिलियनेयर बिलियनेयर पहले कौन बनता था? जिसके पास बिजनेस होती थी, पुश्तैनी ज़मीनें होती थी, उसके पास पैसा आता था, फिर वो बिजनेस करता था, देन आफ्टर वो रिच होता था। आजकल तो ये यूट्यूब और ये इतनी सारी ऐप्स आ गई हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ पर अपनी वीडियोस या जो भी उनके पास आर्ट है, कुछ तो आर्ट भी नहीं दिखा रहे, कुछ तो कुछ भी दिखा रहे हैं, ठीक है ना, जा रहे हैं वहाँ पे अपलोड कर रहे हैं, लोग उन्हें देख रहे हैं, उसके बदले में उन्हें पैसा मिलता है, ठीक है ना। Responses varied from those who accepted some changes was necessary but wished for a gradual shift. अब देखो चेंजेस सब चाह रहे थे, लेकिन ग्रेजुअल शिफ्ट होना कोई नहीं चाह रहा था। तुम मुझसे बोलो कि मुझे अमीर बनो या मुझे बहुत अच्छे नंबर लाने हैं इस क्लास में, ठीक है, ग्रेजुअल शिफ्ट करोगे? ग्रेजुअल शिफ्ट का मतलब है क्या तुम अपने आप को बदलने की जी तोड़ कोशिश करोगे? करोगे 100% है कि तुम्हें सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। आज नहीं, ये नहीं कह रहा मैं कि तुम्हें 7th में एकदम से आज से शुरू कर दिया, तुमने 7th में 100% स्कोर कर दिया, ठीक है ना, या 9th में 100% स्कोर कर दिया, नहीं होगा। अगर पहले 60-65 पर थे तो आज आप 70-75 पर या 80 पर आ जाओ। नेक्स्ट क्लास में भी अगर आप यही शिफ्टिंग रखोगे तो आप 80 प्लस जाओगे। फिर आप 10th में जो भी आपकी क्लासेस जैसे जैसे बढ़ती रहेंगी या जो जो आपका कोर्स बढ़ता रहेगा, आपका काम करने का तरीका बढ़ता रहेगा, आपको शिफ्टिंग आदत हो जाएगी, आप उसमें सक्सेस हासिल करोगे। तो ग्रेजुअल शिफ्ट मतलब कड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है ना। टू दोज हु वांटेड टू रीस्ट्रक्चर द सोसाइटी, अब पूरी सोसाइटी को रीस्ट्रक्चर करना है। पहले से एक सोसाइटी बन चुकी, अब हिंदुइज्म के एग्जांपल से सोच रहे थे, इंडिया के अंदर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अब इसको रीस्ट्रक्चर कर दो। अगर आप इस पूरे स्ट्रक्चर को रीस्ट्रक्चर कर दो, पलट दो, ब्राह्मण सबसे नीचे कर दो, ब्राह्मण मानेंगे ही, अरे ये क्या हो गया, ये तो गलत, मतलब होगा ही नहीं। हो सकता है, ये नहीं कि हो नहीं सकता। अगर सोसाइटी बहुत ज्यादा ही बदलाव पे आ गई और उन्होंने चलो ब्राह्मणों को नीचे नहीं करा, लेकिन वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय को बराबर दर्जे पर बिठा दिया, तो ये हो तो सकता है, नामुमकिन तो नहीं है। लेकिन इतनी ज्यादा रेडिकल चीज है ये, इतनी ज्यादा मतलब खतरनाक चीज है, इसको लेके बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। क्योंकि जो एक्चुअली में अपर क्लास लोग हैं ना, वो चाहेंगे नहीं कि लोअर क्लास अपर क्लास के बराबर है। अमीर नहीं चाहेगा कि गरीब अमीर होकर मेरे बराबर है। एक बंदा है, उसके पास एक ड्राइवर, अब अगर उसके ड्राइवर के पास ही उस बंदे बराबर पैसे हो तो उसका ड्राइवर ही क्यों होगा, तो किसी और को ड्राइवर रख लेगा। अब ऐसे ही सब लोग अगर काम कर रहे हैं तो फिर दुनिया में कोई ड्राइवर ही नहीं रहेगा, है ना। ये छोटे काम करने वाले मेसन है, गार्डनर है, इस तरीके के लोग रहेंगे। तो वो बोल रहा है रीस्ट्रक्चर सोसाइटी रेडिकली, पूरी की पूरी सोसाइटी को रेडिकली रीस्ट्रक्चर करना, बड़ी मेहनत लेगा। सम वर कंजर्वेटिव्स, अदर वर लिबरल्स, सम वर रेडिकल्स। अब पढ़ेंगे रेडिकल्स कौन है, लिबरल्स कौन है, कंजर्वेटिव्स कौन है ये सब के सब लोग। अब इन सब लोगों के बारे में जब हम पढ़ना शुरू करेंगे, व्हाट डिड दीज टर्म्स रियली मीन्स, इन टर्म्स का मतलब क्या है, इन कंटेक्स्ट ऑफ टाइम, समय के साथ इनका मतलब कैसे बदला, ठीक है ना। What separated these strands of politics and what linked them together, कि इनको अलग कौन करता है, कि इनमें अलग अलग चीज क्या है, लिबरल्स में, रेडिकल्स में और कंजर्वेटिव में अंतर क्या है, और इनके अंदर कौन सी ऐसी चीजें जो इन्हें लिंक करती है। देखो अगर ये 3 वर्ड यहाँ पर यूज हुए हैं,
सो इट मीन्स कि दैट कोई ना कोई लिंक तो ऐसा होगा जो इनको जोड़ रहा होगा। वो सोसाइटी हो सकती है, वो कास्ट हो सकती है, वो रिलीजन हो सकता है, वो एक जगह हो सकती है, रीजन हो सकता है। रीजन मतलब सारे यूरोप के भी हो सकते हैं, सारे एशिया के भी हो सकते हैं। तो कोई ना कोई एक चीज तो लिंक करेगी। जैसे आज़ादी की लड़ाई में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन सब ने अपना अपना पार्टिसिपेट करा, ठीक है ना। तो हम बोलते हैं कि सब ने मिलकर हिंदुस्तान को आज़ाद कराया। सो लिंक क्या है, हम सब के बीच में एक लिंक क्या है, इंडिया। इंडिया इज द लिंक, इंडिया लिंक। किसके खिलाफ लड़ रहे थे, अब हमें नहीं पता अंग्रेज कौन से वाले थे, सारे वहां ब्रिटिशर्स ही नहीं थे। ये नहीं कि सिर्फ इंग्लैंड वाले थे, उसमें हो सकता है कुछ उनकी आर्मी में अमेरिकन भी हो, कुछ डच भी, अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है ना। तो सबका काउंट अप नहीं कर रहे थे, बट हम एक प्रॉपरली एक बड़ी सोसाइटी के खिलाफ लड़ रहे थे, दैट इज ब्रिटिश कॉलोनी, ब्रिटिशर्स, ठीक है ना। We must remember that these terms do not mean the same thing in all context or at all times. इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे जो ये टर्म्स लिखे हैं उन सबका सेम मतलब हो और सेम जगह पर सेम मतलब बैठे। अलग अलग जगहों पर अलग अलग मतलब बैठ सकते हैं, ठीक है ना। कैसे बैठेगा, सबका मतलब अलग अलग जगहों पर अलग अलग, ठीक है ना। जैसे हिंदी में अगर बोला जाए तो हिंदी में से बोलते हैं, एक मिनट मैं हिंदी में देख लेता हूँ। लिबरल्स उदारवादी, रेडिकल्स को हिंदी में भी रेडिकल्स ही लिखा हुआ है, कंजर्वेटिव्स को रूढ़िवादी, ठीक है ना। अब ये क्या है वो देख लेते हैं। समाज परिवर्तन के समर्थकों में एक समूह उदारवादी था। वन ऑफ द ग्रुप्स विच लुक टू चेंज इन द सोसाइटी वर लिबरल्स। तो वो लोग जो चेंज चाहते थे सोसाइटी के अंदर वो लिबरल्स थे। तो वो रहा समाज परिवर्तन में, समाज को परिवर्तन करने में के समर्थक, समर्थक जानते हो ना, जो उनका साथ देते, ठीक है ना। में एक समूह था उदारवादी, कौन था, लिबरल्स था। तो यानी अगर तुम लोगों में से तुम्हारी क्लास के अंदर तुम अगर अपने आप को 3 हिस्सों में बांट लो, सब बन जाओ कंजर्वेटिव, सम आर रेडिकल्स एंड सम आर लिबरल्स। तो तुम लोगों ने बोला कि मैम जो आपने ये काम कराया वो अप टू मार्क नहीं करा है, या हो सकता है कि मैम आप छुट्टियां ज़्यादा करते हैं, आप नहीं आते। तो लिबरल्स वो लोग हैं जो ज़्यादा जल्दी फोकस करा, जिन्होंने समाज को परिवर्तन करना है। तुम्हारे हिसाब से तुमने क्लास को परिवर्तन करना है, मैम अगर आप नहीं आ रहे तो आप दूसरे टीचर का अरेंजमेंट कर दीजिए, या आप जो करवा रहे हैं आप पूरा करवाइए, जो भी चीज़ है आप जो भी बोलते हो उनको, ठीक है ना। तो आपने क्या करा, आपने सबसे पहले पहल करी, ठीक है ना। लिबरल्स वांटेड अ नेशन विच टॉलरेट ऑल रिलीजन। उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। लिबरल्स क्या चाहते थे, वो राष्ट्र, वो नेशन, वो कंट्री जिसमें सारे के सारे जितने भी धर्म हैं उनमें बराबर का सम्मान। तो धर्मों को तो बराबर का सम्मान मिलना भी चाहिए, ठीक है। धर्मों के हिसाब से अगर सम्मान मिल रहा है तो मतलब ये चीज तो गलत ही है। अगर ये सोसाइटी में पहले चल रही थी तो सोचो कितनी गलत बात थी कि हम धर्म के अकॉर्डिंग किसी का सम्मान करें। We should remember that at this time European states usually discriminated in favor of one religion or another। तो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ब्रिटेन फेवर्ड द चर्च ऑफ इंग्लैंड। ब्रिटेन वाले किसका फेवर करा करते थे, इंग्लैंड के चर्च का, क्योंकि ब्रिटेन है। ऑस्ट्रिया के चर्च का। एंड स्पेन फेवर्ड द कैथोलिक चर्च, और स्पेन वाले क्या करते थे, कैथोलिक चर्च का। क्रिश्चियंस होते हैं उनमें दो होते हैं, ऑर्थोडॉक्स एंड कैथोलिक वाले। अभी मैं दो ही जानता हूँ, और भी होते होंगे तो मुझे पता नहीं, ठीक है ना। बट हमें उस पर डिस्कस नहीं करना, हमें देखना जो बुक में लिखा कि स्पेन फेवर करता था कैथोलिक चर्च का, और ब्रिटेन फेवर करता था इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया के चर्च, ठीक है ना। शायद आप जानते होंगे कि उस समय यूरोप के देशों में प्राय किसी एक धर्म को ज्यादा महत्व दिया जाता था। अब ये उस टाइम की बात हो रही है जब ये सोशलिज्म इन यूरोप की बात हो रही है, कि उस टाइम पर यूरोप के देशों में एक धर्म को ही ज्यादा महत्व दिया जाता था। इट मीन्स कि कोई एक रिलीजन तो होगा जिसको ज्यादा पावर्स मिल रही है, जिसको ज्यादा फैसिलिटीज मिल रही है। ब्रिटेन की सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी, ऑस्ट्रिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थन थे। अच्छा, वो लाइन मैंने गलत पढ़ दी है, हिंदी में बात समझ में थोड़ा सा हुई है। वो कह रहे हैं कि ब्रिटेन की सरकार सिर्फ इंग्लैंड का समर्थन करती थी, और ऑस्ट्रिया और स्पेन के जो लोग थे वो कैथोलिक चर्च का समर्थन करते थे, ठीक है ना। वो पहली वाली लाइन के लिए पार्डन।
अब उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के भी विरोधी थे, समझ रहे हो। लिबरल ऑल्सो अपोज द अनकंट्रोल्ड पावर्स ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स, यानी उदारवादी लोग चाहते थे कि जो वंश आधारित शासक है, वंश आधारित क्या होता है पता है ना आपने, राजा देन राजा का बेटा देन राजा का बेटा, एरिस्टोक्रेसी वाला रूल समझ लेते हैं आप, ठीक है ना। तो अब क्या हो रहा है, उन्होंने कहा भाई हम इनके भी अपोज है, इनके भी खिलाफ है, ठीक है ना, वी आर अपोज ऑफ देम। दे वांटेड टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल अगेंस्ट गवर्नमेंट। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर में थे कि हमें हर बंदे के इंडिविजुअल राइट्स को चाहिए, यानी बचाना है। बचाना मतलब पहले तुम राइट्स दो तभी तो हम बचाएंगे, हमें राइट्स चाहिए गवर्नमेंट के अगेंस्ट हर इंडिविजुअल बंदे का, कि गवर्नमेंट किसी भी इंडिविजुअल बंदे के खिलाफ ये चीज नहीं कर सकती। यानी अभी समझ रहे हो आप, आज आप जिस इंडिया में बैठे हो, आप किसी भी रिलीजन, किसी भी रीजन, किसी भी कलर, कास्ट, किसी भी चीज से बिलोंग करते, रूल ऑफ लॉ एक ऐसी चीज डाल दी गई थी जिसमें सब लोग बराबर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू अ वर्कर ऑफ अ स्मॉल, बिल्कुल एकदम गांव का एक फार्मर भी है ना वो, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए रूल ऑफ लॉ बराबर है, कानून की नजर में दोनों का, समझ रहे हो। कोई फर्क नहीं पड़ता वो अमीर गरीब हो, वो किसी भी जाति, धर्म, रंग, रूप, किसी भी चीज से बिलोंग करता, ठीक है। सो कहीं ना कहीं ये चीजें थी, इसलिए ये चीजें रखी गई गवर्नमेंट का। तो एक कानून ऐसा दिख रहा है कि यहाँ से लिया गया कि हमें इंडिविजुअल राइट चाहिए गवर्नमेंट के अगेंस्ट, हर बंदे के लिए एक ऐसा राइट चाहिए, जैसे रूल ऑफ लॉ एक ऐसा राइट होगा, किसके लिए, हर बंदे के लिए, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, मोटा हो, पतला हो, काला हो, गोरा हो, कहीं का भी हो, उस पूरे एरिया में। अभी ये नहीं इंडिया से बाहर का कोई आ जाएगा, यहाँ पर यूरोप की बात हो रही, यूरोप के बाहर का नहीं, यूरोप में जिस जगह की ये बात हो रही उस जगह, ठीक है ना। दे आर्ग्यूड फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट subject to laws interpreted by well-trained judiciary that was independent of rulers and officials. आज वाले इंडिया वाला रूल्स वो चाहते थे, तो देखो कितनी पहले इस चीज की शुरुआत हुई थी, जब जाके तुम्हें 1947 के बाद जब तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया तब तुम्हें ये रूल मिला। हम एक ऐसी गवर्नमेंट चाहते हैं जहां हमारा रिप्रेजेंटेटिव हो, हमारा खुद का बनता है, एक बार हिंदी में ही पढ़ देते ताकि पता चल जाए। उनका कहना था कि सरकार को किसी के अधिकार का हनन करने या उन्हें छीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। बोला ना मैंने भी ये बात, इस सरकार के पास अधिकार छीनने या उसको हनन यानी उसको गलत तरीके से यूज करने का अधिकार तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। यहाँ समूह प्रतिनिधित्व पर आधारित एक ऐसी निर्वाचित सरकार के पक्ष में था जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त और सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानूनों के अनुसार शासन कार्य चलाएं। यानी ये पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक तो नहीं है, लेकिन डेमोक्रेसी से मिलता जुलता सा है। रिप्रेजेंटेटिव तो चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव की तुम मेरी जगह जाके उस कोर्ट के अंदर ये बात या उस गवर्नमेंट के अंदर ये बात आप बताओ, और मुझे कोर्ट कैसा चाहिए जो सरकार और गवर्नमेंट ऑफिशियल से बिल्कुल अलग हो, बिना डरे उनसे काम कर सके। आज भी इंडिया में ऐसा होता है, आप कार लेके जाएंगे, फॉर एग्जांपल आपके पापा आईपीएस हैं, ऐसा मान लेते हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, मानने वाले, ये ना काल्पनिक। आप कार लेके जा रहे हैं, आपके पापा आईपीएस हैं, एकदम पुलिस वाले ने हाथ दिया, आपने सीट बेल्ट नहीं किया, बाहर आ जाओ सर, आप बाहर आ जाओ जी। अब आपके अंदर क्या है, एक गवर्नमेंट ऑफिशियल आपके पापा है, तो आपके अंदर थोड़ी सी चौड़ है। आपने कहा सर पता है किसका बेटा हूँ या किसकी बेटी हूँ, आईपीएस। अरे मैम गलती हुई, अरे सर गलती हुई, अरे आपने पापा को मत बोलना। एक्चुअली में आपका फाइन होना चाहिए था, लेकिन फाइन नहीं हो रहा है। लेकिन कुछ जगहों पर पुलिस वाले फाइन करते ही हैं, किसी के भी हो। रूल्स आर रूल्स माय बॉय, बोलता ना वो वेलकम में, फिर रूल्स तो रूल्स है। रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग आप आईपीएस के क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के भी बेटे होगे तो भी है, बेटी होगी तो भी आपको चालान कटेगा। आप खुद भी प्रेसिडेंट होगे तो भी कटेगा भाई। आप एक इंसिडेंट हुआ था इसमें बीच में, जो प्राइम मिनिस्टर रही थी हमारी इंदिरा गांधी, उनका चालान काट देता, आपको पता होगा शायद, किरण बेदी जी ने, कई बार ये यूट्यूब पर वीडियोज आ जाती, देख लेना कभी, ठीक है ना।
सो रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग प्राइम मिनिस्टर के पास ये पावर थोड़ी आ गई कि वो रूल तोड़ देगा। रेड लाइट पर रुकना है, रुकना, सीट बेल्ट लगाकर गाड़ी चलानी, हेलमेट पहनना है, पहनना, ठीक है ना। ये और जितने भी रूल्स है वो सारे रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग सब लोगों को फॉलो करना है ना। यही तो हमने रूल बनाई है, यही तो हम सोसाइटी चाहते हैं। अब समझ में आ रहा है हम कैसे सोसाइटी लगभग बनना चाहते हैं, जहां पर राजा हो या रंक, राजा मतलब किंग, रंक मतलब सबसे गरीब आदमी को बोलते हैं। तो राजा हो या रंक कोई भी हो, हम उसको रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग ट्रीट करेंगे। सबके लिए कुछ राइट्स बराबर रहेंगे, सब कानून की नजर में बराबर रहेंगे, सबके ऊपर कुछ चीजें इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी। अब मान लेते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रहा है, जिसे हम गवर्नमेंट का ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, है ना। ग्रीन वाली बसेज है, ऑरेंज है, रेड है, दिल्ली में तो अलग अलग तरीके की, और आपके लिए तो बेनिफिट है, आप तो लड़के हो तो आपके लिए तो फ्री कर दिया केजरीवाल ने किराया। मान लेते हैं कि आप उस बस में चढ़े, आपके पास बहुत सारे पैसे, आपके बहुत सारे मकान भी, आपके पास पर्सनल 2-3 कार्स भी हैं, लेकिन आज आपका मन करा बस में जाने, तो ऐसा तो नहीं है ना कहीं आपके पास वो पूछे, अरे नहीं नहीं आप तो अमीर हो, आप एक काम करो, आप 10 रुपये का नहीं आप 100 रुपये का टिकट खरीदो। और एक बंदा है जो एक एवरेज मिडिल क्लास है हमारी तरह, वो उस बस में चढ़ रहा तो वो भी तो उतने के टिकट खरीद रहा है। तो कुछ चीजें पब्लिक ट्रांसपोर्ट में गवर्नमेंट ने क्या करा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड कर दी है सब बच्चों को, है ना। सब बच्चों के लिए गया, सब सिटीजन के, ठीक है ना, सारे सिटीजन के लिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है कुछ चीजें। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर किसी चीज का पैसा नहीं लगता तो चाहे अमीर हो गरीब हो दोनों का ही नहीं लगेगा, है ना। चलते चैप्टर में तो उन्होंने बोला दे आर गुड फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने कहा हमें एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, ठीक है, इलेक्टेड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहिए लेकिन डेमोक्रेटिक नहीं चाहिए। अभी डेमोक्रेसी की बात नहीं हुई, अभी तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात हुई, समझ रहे हो आप कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अ डिफरेंट थिंग, इन डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है ना। अब वो बोलते कानूनों के चले, ठीक है, पर यह समूह लोकतंत्रवादी या डेमोक्रेट नहीं था। ये लोग सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार यानी सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। अब डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी इंडिया में है, हम तो इंडिया में ही रह रहे हैं, इंडिया में ही पढ़ रहे हैं ये चैप्टर, ठीक है ना, एक बार इंग्लिश में ही पढ़ लेते हैं। However, they were not Democrats. वो Democrats नहीं थे. They did not believe in the universal adult franchise. ये 6ठी क्लास का बुक का टर्म है, टॉपिक है उसका। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब कि अगर कोई बंदा है जो इंडियन सिटीजन है और इंडिया में वो किसी भी धर्म, कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन, रीजन, अमीर, गरीब, है ना, 7th क्लासेस में भी है कि कांता जी भी और जैन साहब दोनों एक जगह जाकर वोट देते हैं, उनको वोट देने का अधिकार है अगर वो 18+ है और उनका वोटर आईडी बना हुआ है, ठीक है ना। द राइट ऑफ द एवरी सिटीजन टू वोट। तो वो किस चीज के पक्ष में नहीं थे कि हर बंदा वोट दे। अब आप समझ रहे हो कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो है लेकिन डेमोक्रेटिक नहीं है। आप इंडिया में तो फायदा क्या है, डेमोक्रेसी प्लस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दोनों एक साथ है। आप वोट दे रहे हो, आप मंत्री चुन रहे हो, वो पार्लियामेंट में जाकर रिप्रेजेंट कर रहा है। वहां पर ऐसा नहीं था, पर रिप्रेजेंटेशन तो चाहते थे पार्लियामेंट के अंदर इलेक्टेड बंदे की, लेकिन वोट देने का अधिकार सबको नहीं था। अब ऐसा मान लेते हैं क्लास के अंदर 50 बच्चे, 50 के 50 को वोट देने का अधिकार नहीं है और किसी एक को मिनिस्टर बनाना या वहां पर मॉनिटर बनाना। तो अब क्या है, जिन 7-8 बच्चों को जो हक मिला, अब उस बंदे ने आके कहा तुम मुझे चुनिए, तुम मुझे चुनिए, और उन 7 में से 5 बंदों ने से चुन दिया। तो ये भी तो देखो आपकी बाकी के जो बचे हुए रिमेनिंग स्टूडेंट्स है, क्या वो चाहते थे उस बंदे को चुनना? तो यहाँ क्या हो गया, डेमोक्रेसी नहीं हुई, यहाँ पे आपने सब राइट्स नहीं दिए। राइट्स तो दिए, वोटिंग के राइट भी दिए, आपने दिखावा भी करा कि देखो हमारी क्लास में तो वोटिंग से चुना गया हूं मैं, लेकिन ये तो बताओ 50 बच्चों में से वोटिंग कितने बच्चों में हुई? बच्चों में तो 7 में ही हुई। तो बाकी के 43 जो स्टूडेंट 43 स्टूडेंट है उनका क्या, उनसे तो हमने वोट ही नहीं लिया, तो वोटिंग कहाँ हुई है? हुई एक तरीके की वोटिंग लेकिन कंप्लीट वोटिंग नहीं। समझे बात को? They felt men of property mainly should have vote. They also did not want the vote for women. वो कहते थे एक तो उसी बंदे के पास वोट देने का अधिकार हो जिसके पास प्रॉपर्टी है, जिन लोगों के पास, और औरतों के तो पक्ष में थे ही नहीं कि वो वोट दे। देखो यानी उस टाइम पर भी चीजें कितनी गलत थी, ठीक है ना।
वयस्क मताधिकार यानी सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि वोट का अधिकार केवल संपत्तिधारियों को ही मिलना चाहिए। वोट कौन देगा? अमीर औरतें तो देती ही नहीं थी, लिखा है ना, दे ऑल्सो भी, ऑल्सो मतलब भी, डिड नॉट वांट, चाहते नहीं थे, वोट फॉर वुमेन। इसमें कहीं ये लिखा ही नहीं कि अनएजुकेटेड वुमेन और पुअर वुमेन, और ये तो है ही नहीं। वुमेन मतलब सारी औरतें। जैसे केजरीवाल ने किराया फ्री कराया महिलाओं को, अब उस महिलाओं में सारी महिलाएं आ गई। आप भी जो 18 प्लस है, वो भी, जो 36 है, 42 है, 56 है, 60 है, 10 ईयर्स, 20, मतलब जितनी भी लड़कियां हैं सबके लिए उन्होंने किराया फ्री कर दिया, है ना। तो वुमेन्स मतलब सबके लिए हो गया। और वोट देने का अधिकार किसके लिए कर दिया उन्होंने? मेंस। कौन से मेंस को? जिनके पास प्रॉपर्टी। तब काफी कम लोगों के पास प्रॉपर्टी हुई होगी, या ज्यादा के पास भी हो सकती है, मेरे को तो नहीं पता, ठीक है ना, तो चैप्टर पढ़ के बता दीजिए। इन कंट्रास्ट, रेडिकल वांटेड अ नेशन इन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन। अब लिबरल्स के बारे में पता चल गया। लिबरल्स कौन कौन थे? लिबरल्स वो बंदे थे जो सोसाइटी में चेंज चाहते थे कि हमें भैया आप एक इलेक्टेड बंदा दो जिसे हम चुनेंगे, पार्लियामेंट्री सिस्टम बनाओ, वो पार्लियामेंट में जाएगा, हमें रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। लेकिन उसमें कुछ हमारी शर्तें भी ऐसी हैं। जैसी कुछ शर्तें क्या है? पहली शर्त उन्होंने ये बोली कि वो लोग वोट देंगे, या वो आदमी वोट देंगे, सिर्फ औरतों की तो बात ही नहीं होती, लोग नहीं, सिर्फ वो मर्द वोट देंगे जिनके पास प्रॉपर्टी है। तो लिबरल्स की कुछ चीजें ठीक लगी, लेकिन कुछ चीजें खराब लगी। अब रेडिकल्स की बात हो रही है। In contrast, radicals wanted a nation in which government was based on the majority of country's population. अब रेडिकल्स क्या चाहते थे कि ये किस तरीके का नेशन हो जो गवर्नमेंट जो बने ना, वो मेजॉरिटी ऑफ कंट्री पॉपुलेशन में बने। समझ लो, कंट्री के अंदर जो मेजॉरिटी, जैसे ज्यादातर लोग चाहते। इसके विपरीत रेडिकल समूह के लोग ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। देश की आबादी के बहुमत। अब मान लेते हैं किसी कंट्री के अंदर बहुत थोड़े से जैनी रहते हैं, और बाकी सारे के सारे जो हैं किसी और धर्म का मान लेते हैं, मुस्लिम मान लेते हैं, हिंदूज मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। तो वो चाहते थे कि गवर्नमेंट उनकी बने जिनकी मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन है। देख रहे हो आप, अभी भी गवर्नमेंट किसकी? गवर्नमेंट अभी भी प्योर फॉर्म में नहीं आई है। इसलिए हम कहते हैं ना इंडिया की सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। बेस्ट तो नहीं है, लेकिन बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो है बाकी के मुकाबले, ठीक है। क्यों? एक ने तो अधिकार दिए मर्दों को, वो भी कुछ कौन से मर्दों को दिए? जिनके पास प्रॉपर्टी होगी। दूसरा कह रहा है मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन पर बात करो। अब मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन कौन सी है उस कंट्री के अंदर, वो देखनी पड़ेगी। मैं मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन पता चले उस कंट्री के अंदर है, मान लेते हैं एक्स धर्म की है ना, या एक्स भाषा बोलने वालों की। अभी तुम पढ़ोगे कभी, अरे एक्स मतलब कोई भी एक भाषा ले ले। अब एक्स मतलब ऐसे में किसी एक भाषा का अगर नाम लूंगा तो फिर वो होगा ना कि भाई हमारी का नहीं लिया, इनका ले लिया। तो ऐसे तो 1600 भाषाएं हैं, तो इन सबका नाम तो नहीं ले सकते। सो वो क्या बोल रहे हैं, गवर्नमेंट कैसी होगी जी? इस तरीके की जो मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन होगी। मैनी सपोर्टेड वुमेन्स सफरेस्ट मूवमेंट, और रेडिकल्स में कुछ लोगों ने वुमेन्स का जो उन्होंने मूवमेंट्स करे ना, उनको सपोर्ट करा। तो रेडिकल्स लिबरल्स के मुकाबले यहाँ थोड़े से ठीक लग रहे हैं। ऐसे ही इनमें से बहुत सारे लोग महिला मत अधिकार आंदोलन में भी समर्थक थे कि भैया महिलाएं भी मत अधिकार, तो जानते हो ना, वोट देने का अधिकार महिलाओं को भी मिलना चाहिए। तो ये कौन थे? रेडिकल्स। तो अब डिफरेंस पता चल गया। देखो है दोनों सोसाइटी में, दोनों सोसाइटीज में चेंज चाहिए, दोनों सोसाइटीज में गवर्नमेंट के खिलाफ ही खड़े, या उस टाइम पर जो राजा रहा उसके खिलाफ खड़े। लेकिन दोनों के अंदर लिंक क्या रहा? लिंक तो रहा ये गवर्नमेंट, ये चेंजेस, ये सोसाइटी, ये यूरोप। और डिफरेंस क्या रहा? ये देखो, लिबरल्स औरतों को वोटिंग का अधिकार नहीं दे रहे, लेकिन रेडिकल्स ने औरतों को वोटिंग का अधिकार दिया। अब लिबरल्स चाहते थे कि रिप्रेजेंटेटिव कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं, उन्होंने ये नहीं बोला मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन होगी, लेकिन रेडिकल्स ने क्या बोला? मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन के बेस पर कर दो। तो अभी कंजर्वेटिव्स के अंदर भी कोई ना कोई अलग चीज होगी। तो अब अगर तीनों में डिफरेंस आ जाएगा तो लिख सकते हैं। दो के डिफरेंस तो पता चलेगा, अभी तक थोड़ा सा डिफरेंस देगा। Unlike liberals, they oppose the privileges of great land owners and wealthy factory owners. लिबरल्स की तरह उन्होंने ये नहीं बोला कि भैया उन लोगों को वोटिंग का अधिकार मिलेगा जो अमीर है, ठीक है ना।
ग्रेट लैंड ओनर्स, बड़े बड़े जमींदार, एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स, या जो अमीर फैक्ट्री ओनर्स उस टाइम पर रहे होंगे, ठीक है ना, हिंदी में लिखा हुआ ना। उदारवादियों के विपरीत ये लोग बड़े जमींदार और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेष अधिकारों के खिलाफ थे। अब उनके पास कुछ विशेष अधिकार होंगे, प्रिविलेजेस, विशेष अधिकार। उन लोगों ने कहा कि भैया जो अमीर लोग हैं उनके पास कुछ विशेष अधिकार है। कौन से विशेष अधिकार बताओ? वोट देने का अधिकार ही विशेष अधिकार में आता था उस टाइम पर। और अधिकारों की बात इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो अधिकार हो सकता है इतना ज्यादा मैटर भी नहीं करते होंगे यहाँ पर, या उनका कोई इतना इफेक्ट भी नहीं रहा हुआ सोसाइटी के ऊपर, इसलिए उन लोगों ने इस चीज के बारे में इस चैप्टर में पूरा यूरोप में जिक्र कर दिया उन्होंने। यूरोप का छोटा सा हिस्सा पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, छोटा सा हिस्सा पढ़ रहे हो यूरोप का। तो यहाँ पर उस वाले अधिकार के ऊपर बात हो रही है जो ज्यादा खतरनाक है कि हमने किसको अधिकार दे दिया? अमीर लैंड ओनर्स, फैक्ट्री ओनर्स, जो बहुत अमीर लोग हैं, वो उन्हें वोट देने का अधिकार था। तो उन्होंने कहा भाई हम इस विशेष अधिकार के, इस प्रिविलेज के खिलाफ। तो दो डिफरेंस पता चल गया अपने को। पहला, रेडिकल्स चाहते थे कि आप वोट दो, किसको? वुमेन्स को। और दूसरा वो चाहते थे जो इन्हें प्रिविलेजेस दी है अमीर आदमियों को, वो खत्म करी जाए। लिबरल्स इसमें अपोज हो गए, इसके बिल्कुल उल्टे हो गए। उन्होंने कहा जो अमीर आदमी है वही वोट देंगे और औरतें वोट नहीं देंगे। तो दो अपने को डिफरेंसेस मिल गए। और लिंक पता ही है आपको, सोसाइटी के अंदर चाहते दोनों गवर्नमेंट ही थे, ठीक है ना। लिंक क्या है? लिंक तो गवर्नमेंट ही है, बननी तो गवर्नमेंट ही है, डेमोक्रेटिक नहीं बन रही। लेकिन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वाली चीज लागू नहीं हुई कि 18 साल का हर बंदा वोट दे सकता है, वाली चीज लागू नहीं होगी। कितना टाइम लगेगा उसे लागू करने में? आगे बढ़ो। वे निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे। वो ये नहीं कहते थे कि तुम्हारे पास निजी संपत्ति है तो हम उसके विरोधी है कि तुम अमीर क्यों हो, देखा ना। दे वर नॉट अगेंस्ट द एक्सिस्टेंस ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी बट डिसलाइक द कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू। केवल कुछ लोगों के पास संपत्ति का सकेंद्र का विरोध जरूर करते थे। वो कहते थे कि भाई कुछ लोगों के पास ही संपत्ति है, और जब कुछ लोगों के पास ये संपत्ति है तो मेरी ये बात मानी जा सकती है, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि वो लोग उसी बंदे को तो चुनेंगे जो उनके फायदे का हो। अब आपकी क्लास है, आपकी क्लास में मान लो एक बच्चा है जो अमीर है, उसने अपनी 4-5 बच्चों को पटा रखा है। हाँ भाई कल मॉनिटर का इलेक्शन है, ले खा यार, तू पैटीज खा, तू बर्गर खा, तू पिज्जा खा, तू कोल्ड ड्रिंक पी, ठीक है ना। इस तरीके से उसने सबको खिलाई पिलाई कर दी। करते हैं ना, करते नहीं करते? हाँ। सो मॉनिटर ने क्या करा, अभी पैसे का अपना इस्तेमाल करा और उन अपनी क्लास के बच्चों को उसने क्या करा, एक तरीके से मैनिपुलेट कर दिया कि भाई कल वोटिंग है, मेरे को वोट दो। अब लोगों ने उसे वोट दे दिया। अब अगले साल ही चेंज होगा मॉनिटर, ऐसा मान लेते कि 1 साल के लिए बनना है। तो पूरे साल देखो उन्होंने थोड़ा सा पैसा खर्च करके अब तुम्हारे पर पूरे साल राज करे। अब तुम्हें बंदा पसंद है या नहीं पसंद है, तुमने उसके उस टाइम पर लालच में आके उसकी बात मान ली। अब वो तुम्हें परेशान कर रहा है, तब भी तुम उसे हटा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि टीचर कहेगा तुमने तो चुना बेटे से वोट देके, मैंने तो नहीं चुना। अगर मैं किसी को बिठाती अपनी मर्जी से तो तुम हटा सकते थे, ये तो आपने बिठा दिया, लेकिन आपने चुना है इन्हें। अगर आपने चुना है तो फिर अब आपको पसंद क्यों नहीं है? इसलिए हमने हमारे इंडियन सिस्टम में, पॉलिटिक्स में जो है सिस्टम बना हुआ है इलेक्शन का, उसमें बीच में सरकार गिराने का भी एक सिस्टम बनाया है। उसके बारे में भी अभी पढ़ेंगे, ये पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो वो कहते हैं कि हम प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट नहीं है, होनी चाहिए प्राइवेट प्रॉपर्टी। किसी को पुश्तैनी मिली है, किसी के दादा परदादा या जो पूर्वज रहे हैं वो अमीर रहे हैं, तो उसकी तरफ से उसे प्रॉपर्टी मिल रही है, उसका मतलब थोड़ी वो बेच दे उसे सबको। नहीं भाई मैं भी तुम्हारे लोगों की तरह गरीब हो जाऊंगा, है ना। वो ये कहते हैं कि हम उन लोगों के खिलाफ थे जिनके पास की मतलब थोड़े ही से लोगों के पास ये प्रॉपर्टी थी। अब उन लोगों के पास प्रॉपर्टी थी उसका मतलब इसमें पूरा नहीं लिखा, उसका मतलब ये था कि उन्हीं लोगों को अधिकार था प्रॉपर्टी का, तो हमें भी अधिकार दे दो। अगर तो तुम हम प्राइवेट प्रॉपर्टी के भी खिलाफ क्यों होंगे? अब अगर ऐसा हो जाए इंडिया में सिर्फ अमीर लोग वोट दे सकते हो, बहुत अमीर लोग, तो मेरे ख्याल से टाटा, अंबानी, बिरला, अडानी ये लोग वोट दे पा रहे हैं। हम जैसा आम आदमी तो कभी वहां पहुंच भी नहीं पा रहा है। जब पहुंच नहीं पा रहा तो वोट ही नहीं दे पा रहे, तो गवर्नमेंट हमारे सिस्टम से थोड़ी बनी। हमारे यहाँ क्या था? फ्री एंड फेयर इलेक्शन, फ्री इलेक्शन, इलेक्शन में कोई पैसा नहीं, और एक ऐसा इलेक्शन जिसमें कोई पैसे वाले लोग वोट नहीं देंगे, जिसमें कौन लोग वोट देंगे? जो एक्चुअली में उस एरिया के या उस कंट्री के नागरिक, वो कुछ किसी भी धर्म, कास्ट, कलर, क्रीड कैसे भी बिलोंग, ठीक है ना।
अब कंजर्वेटिव्स के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं फिर एंड करते हैं। कंजर्वेटिव्स वर अपोज टू रेडिकल्स एंड लिबरल्स। अब कंजर्वेटिव्स कौन से थे? जो रेडिकल और लिबरल्स दोनों के ही अपोज थे, दोनों से विपरीत। तो समझ रहे ना, अभी लिबरल्स की बात हुई थी, फिर रेडिकल्स की बात हुई थी, अब कंजर्वेटिव्स की बात हुई। कंजर्वेटिव्स कैसे हैं? उन दोनों के ही बिल्कुल अलग है। ये ऐसा समझ लो मेटल नॉन मेटल और उसके बाद सीधा एलॉइज, ठीक है ना। ये मिक्सचर भी हो सकते हैं, ये अलग भी हो सकते हैं। एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ा है ना साइंस वगैरह में, इस तरीके से। तो बोले आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन हाउएवर even conservative had opened their minds to the need for a change। कंजर्वेटिव ने क्या करा? अपनी सोच को बदला, चेंज करना मतलब सोसाइटी में चेंज लाने के लिए, ठीक है ना। रूढ़िवादी तबका रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ था, मगर फ्रांसीसी क्रांति के बाद तो रूढ़िवादी भी बदलाव की जरूरत को स्वीकार करने लगे थे। वो भी देखो, पहले तो वो भी नहीं चाहते होंगे, देखा है ना, कंजर्वेटिव चाहते नहीं थे, लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद चाहने लगे। फ्रेंच रेवोल्यूशन में कुछ ऐसी चीजें उन्हें पता चली, या ऐसी चीजें उन्होंने एक्सपीरियंस करी कि उन्हें भी अब चेंज चाहिए, ठीक है ना। पुराने समय में यानी 18वीं शताब्दी में रूढ़िवादी आमतौर पर परिवर्तन के विचारों का विरोध करते थे। अब ये वही कंजर्वेटिव है जो पहले विरोध कर रहे हैं, बेटी को नहीं पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे, कुछ टाइम बाद वही कर रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अभी नहीं है, और अचानक से जब सोसाइटी में चेंज होना शुरू हुआ तो सबसे पहले वो कूद पड़े, हमें तो सबसे पहले चेंज चाहिए, ठीक है ना। लेकिन 19वीं सदी तक आते आते वे भी मानने लगे थे कि कुछ परिवर्तन आवश्यक हो गया है, परंतु वे चाहते थे कि अतीत का सम्मान किया जाए, अर्थात अतीत को पूरी तरह ना ठुकराया जाए और बदलाव की प्रक्रिया धीमी। Conservatives are opposed to radicals and liberals after the French Revolution. However, even conservatives has opened their mind to the need for change. In earlier 18th century, conservative had been generally opposed to the ideas of change. By the 19th century, they accepted that some change was inevitable, but believed that the past has to be respected and change had to be brought about through a slow process। उन्होंने कहा चेंज हमें चाहिए, लेकिन हम ये नहीं कि अपना पुराना पीछे पूरा सारा कल्चर ही भूल जाए और एक नई सोसाइटी डेवलप कर दे, वो भी तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। चेंज हो लेकिन धीरे धीरे स्लो प्रोसेस के थ्रू। जैसे क्रिकेट का मैच आप देखते हो बहुत टाइम पहले, अभी तो नहीं, और उससे भी और टाइम पहले, लगान वाली मूवी, उस टाइम पर अगर आप देखोगे तो आपके पास ये स्नीकोमीटर्स और एलबीडब्ल्यू वगैरह चेक करने के लिए और स्लो कैमराज वगैरह नहीं थे। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, ये चेंजेस उसके अंदर आए। वो तो कहते नहीं भाई हम तो पहले से इसी चीज पर रहते हैं, हम तो नहीं लेंगे ये वाली चीजें, हमारा तो एम्पायर ने जो डिसीजन दे दिया वो डिसीजन हो गया। अब रिव्यू सिस्टम आ गया कि अंपायर अगर कोई डिसीजन दे भी देता तो प्लेयर उसमें रिव्यू ले लेता उसको क्रॉस चेक करने के लिए। हो सकता है अंपायर ने आउट दे दिया और रिव्यू में वो नॉट आउट आया तो वो नॉट आउट दिया, है ना, लिखा हुआ था चेंज फॉर डिसीजन। तो सोसाइटी में चेंज चाहिए। अब उसका मतलब ये नहीं कि हमने क्रिकेट के रूल ही बदल दिए पूरे, रिस्पेक्ट करा पुराने रूल्स को भी, अंपायर की जगह अंपायर ही रहेगी, लेकिन हाँ एक रिव्यू सिस्टम भी तो दे सकते हैं हम, लोगों को भी तो कुछ एक रिव्यू सिस्टम दे सकते हैं। अब जब रिव्यू सिस्टम आया तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही टीम को दे दिया जाए, बॉलिंग और बैटिंग दोनों टीम को बराबर दिए गए। अगर वो रिव्यू लेते हैं और वो रिव्यू सही निकलता है तो उनका रिव्यू बचा रहता है, और गलत निकलता है तो वो रिव्यू हटा दिया जाता है, खत्म हो गया आपका एक रिव्यू, आपके पास एक ही बचा है, और दोनों आपने ले लिए तो आपका है। तो कंजर्वेटिव भी यही चाहते हैं कि चेंजेस हो सोसाइटी में। पहले तो वो चेंजेस नहीं चाहते थे, लेकिन वो चाहते थे चेंजेस हो और बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन हम अपने पुराने कल्चर और ट्रेडिशन को ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही भूल जाएं और हम एक नया, होता है ना कभी कभार बंदा अपने आप को इतना बदल लेता है कि मैं था नहीं, मैं क्या था मैं ये भी नहीं जानता। समटाइम्स ऐसा होता है, बंदा इतना बिजी है कि वो इतना बदल गया उसे पता ही नहीं है। उससे को तुम पहले कैसे थे, कह रहे मुझे खुद को भी याद नहीं है पहले कैसे। यूट्यूब पे देख लिया अगर उस तरीके के शॉर्ट्स आते हैं। बस ये लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे, फिर 1.2 से कल पढ़ेंगे। सच differing ideas about the societal change clashed during the social and political turmoil that followed the French Revolution. The various attempts at the revolution and national transformation in the 19th century helped define both the limits and potential of these political tendencies। फ्रांसीसी क्रांति के बाद पैदा हुई राजनीतिक उथल पुथल
अब राजनीति तो उथल पुथल क्यों पैदा हुई? रिप्रेजेंटेटिव चाहिए था, पार्लियामेंट्री सिस्टम चाहिए था, वोटिंग चाहिए थी, लिबरल्स अलग बात बोल रहे थे, रेडिकल अलग बोल रहे थे। देख रहे हो ना, सोसाइटी राजाओं को हटा रही है। आप उन लोगों को चुनना चाह रहे हैं जिन्हें हम चाहते, तो राजा हटने की कगार पर आ रहे हैं। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित इन विविध विचारों के बीच काफी टकराव हुए। अब ऐसा नहीं कि उन्होंने कह दिया और राजा ने मान लिया, ठीक है परमिशन ग्रांटेड। तो राजा अपनी गद्दी नहीं जोड़ना चाहता, बड़ी मुश्किल से हुआ, टकराव हुए। 19वीं सदी में क्रांति और राष्ट्रीय कायंत्रण की विभिन्न कोशिशों ने इन सभी राजनीतिक धाराओं और सीमाओं की संभावनाओं को स्पष्ट कर दिया, है ना। उन्होंने इन सारी चीजों को दिखा दिया कि हाँ ये चीजें हो सकती हैं, लागू होंगी। कैसे होंगी? जब लोग चाहेंगे तो कोई भी सोसाइटी चेंज होगी। अगर वहां के लोग चाहेंगे तो सोसाइटी में बदलाव आएगा। राजा के चाहने से भी बदलाव आता है, ऐसा नहीं कि राजा के चाहने से नहीं आता। अगर राजा कल को कोई कानून बनाएगा तो बनेगा। अब तो मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक राजा था, उसकी प्रजा थी। तो राजा बड़ा खुश था, उसकी प्रजा में सब लोग खुश थे, वो बड़े खुश थे उस राजा से। अब उस राजा को पता नहीं क्या हुआ, उसने कहा यार मजा सा नहीं है। उसने क्या करा, उस राजा के किंगडम में एक नदी बहती थी, उसने उस पर पुल बना हुआ था, पुल तोड़वा। अब लोग बेचारे मजबूरी में जैसे तैसे करके वो जाना होता था, क्रॉस करना होता था, नदी जैसे तैसे क्रॉस करता। अब उसने क्या करा, उस नदी के अंदर थोड़े मगरमच्छ भी छुड़वा दिए। और जब मगरमच्छ छुड़वा दिए तो मगरमच्छ कुछ लोग खा जाते थे, कुछ लोग जान बचा के चले जाते थे। तो ऐसे उसके मंत्री ने कहा सर ऐसे तो सब लोग मर जाएंगे, एक काम करो आप, ये तो सजा टफ हो जाएगी, आप एक काम करो, अगर आपको सजा ही देनी है तो आप यहाँ पर एक पुल बना, और पुल ना टूटा टूटा सा बना। तो उसने पुल बनाया, पुल बड़ा कच्चा सा बना, और उस पुल पर पहरेदार बिठा दिया। और जब उस पुल पर पहरेदार बिठाए तो उस पहरेदार को बोला जो भी लोग यहाँ से आएंगे जाएंगे उनसे तुम टैक्स लो, कुछ पैसा लो। लोग आते थे, उसको पैसा देते थे, पुल को क्रॉस कर देते थे। बिल्कुल घटिया पुल था, बस ऐसा कि तुम क्रॉस कर सकते, कोई मजबूती नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, गिर गया तो मर गए तो कोई तुम्हारे पूछने वाला नहीं। समझ लो किस तरीके का राजा हो गया। एक अच्छा राजा चल रहा था, लेकिन अचानक से उसके अंदर बदलाव हुआ, पता नहीं क्यों। अब क्या होता था, वो पैसा लेता था और पुल से लोग क्रॉस करते थे, दूसरी साइड भी बैठा होता था, आने जाने का पैसा मिलता था। लोग आते थे, व्यापार करते थे, उसे पैसा देते थे, आ जाते थे, लोग जाते थे, डेली होता था। अब देख रहा है यार लोग इसमें भी खुश हैं। अब उसने क्या करा, वहां पे पहरेदार बिठा दिया एक और, उसके हाथ में दे दिया कोड़ा, कोड़ा होता बेल्ट पे मारने। उसने कहा तुम्हें रोज कोड़े मार, जो लोग यहाँ से जाते आते। कहा सर पैसे नहीं लेने? नहीं, पैसे भी लेने और कोड़े भी मारने। अब यही हुआ, उसने एक शिकायत पेटी कर रखी कि अगर किसी को कोई शिकायत होगी तो देखना चाहता हूँ मैं कौन लोग हैं जो मेरे खिलाफ उठते हैं। अब भैया लोग आ रहे हैं, कोड़े खा रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, लोग आ रहे हैं, कोड़े खा रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, क्या है? अब करते 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 कई महीने बीते। उनमें से फिर किसी एक बंदे ने राजा को एक चिट्ठी लिखी। तो उस चिट्ठी में उसने क्या लिखा हुआ कि कोड़ा मत मारो या टैक्स कम कर दो। मतलब उस टाइम पर राजा का इतना डर था कि उस बंदे ने उस चिट्ठी में लिखा, महाराज आपके चरणों में हमारा प्रणाम, या जो भी कहते हैं ना महाराज की जय, इस तरीके से चीजें उसने लिखी। उसके बाद उसने बोला कि आपने जो पुल बनवाया जो बिल्कुल क्षतिग्रस्त है, मतलब ऐसा है कि कभी भी टूट के गिर सकता है, उसके लिए हम आभारी हैं, उसके लिए हम आभारी हैं। जो आपने नदी में मगरमच्छ छोड़े उसका भी हम सम्मान करते हैं। जो आपने वहां पुल के दोनों तरफ पहरेदार बिठाए हैं जो टैक्स कलेक्ट करते हैं, हम वो भी देते हैं, हम उसमें भी खुश हैं। बस आपसे एक विनती है कि कोड़े मारने वालों की संख्या बढ़ा दीजिए, क्योंकि कोड़े मारने वाला एक है और आने जाने में कोड़े मारने वाला ज्यादा समय लेता है, जिसकी वजह से हमारे व्यापार को देरी है। तो उन्होंने उसका अपोज नहीं करा कि तू कोड़े मारने वाला कैसे बिठा दिया तूने, अरे तुझे टैक्स दे रहे हैं, ये पुल ठीक बना, पहली बात तो रोड्स अच्छी कर, रोड्स तो नहीं, मतलब उस टाइम पे तो ऐसी रोड नहीं बनती थी, ये पुल को ठीक कर और ये नदी को बिल्कुल साफ कर, नदी में पहरेदार बिठा नदी की चारों तरफ, क्या कभी कोई मगरमच्छ अगर किसी बंदे पर हमला बाई चांस कर भी दे तो वो हमें बचाए पहरेदार। तो पहरेदार बिठा दिए, वो टैक्स ले रहे हैं, एक पहरेदार बिठा दिया, मैं कोड़े मार रहा, इसके लिए थोड़ी हम तेरी प्रजा हैं। और जब राजा ने देखा तो उसने मुस्कुराया मन ही मन, उसने कहा मेरी प्रजा मुझसे कितना डरती,
उसे लगता था कि मैं बहुत अच्छा राजा हूं तो शायद हो सकता है मेरी प्रजा मुझसे ना डरती, लेकिन एक अच्छा राजा की भी प्रजा उससे डरती है। वो लिबरल्स और कंजर्वेटिव्स और रेडिकल्स यही बोल रहे हैं कि जैसे सोसाइटी चल रही थी चल रही है, शुरुआत से ऐसी चलती आ रही है। औरतों को वोटिंग का अधिकार नहीं था, मर्दों को भी वोटिंग का अधिकार नहीं था, कुछ लोगों से पूछ के बस किसी को राजा बना दिया करते थे। ये सब चीजें चलती चली आ रही है और वो चलती चली आ रही है। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद लोगों की आंखें खुली कि नहीं भैया, हमें भी बदलाव चाहिए, हमें भी ऐसी गवर्नमेंट चाहिए। क्योंकि उन्होंने देखा ना, राजा सिर्फ अपने ऊपर वो सारा पैसा खर्च करता है, और हो सकता है राजा तुम्हारे ऊपर भी खर्च कर रहा, लेकिन एक अच्छा राजा भी कैसे अच्छा होगा जब उसकी प्रजा उसका सम्मान करती है। तो उस कहानी में ये है कि उसकी प्रजा उससे डरती है, सम्मान नहीं करती। सम्मान करने वाली प्रजा ये होती है कि सर आपने ये चीज करी और हमारा ये विचार है, ये करना। ये तो डर हो गया ना कि आप कोड़े मारने वाले की संख्या बढ़ा, हमें देर हो गया, यानी हम जाएंगे उसी रास्ते से, व्यापार वहीं से ही करना, हमें शहर छोड़ के भी नहीं जा सकते, हमें ये भी छोड़ के नहीं जाना, रहेंगे तेरी प्रजा में, चाहे तो मार चाहे रख। होता ना, बाहुबली में नहीं देखा, वो बड़े बड़े पत्थर खिंचवा रहे होते उससे, फिर वो बाहुबली आता, वो भी खींचता है, उसमें मूर्ति गिर रही होती है, ठीक है। तो रहे उसी प्रजा में रहे। सो अब जबकि उसमें अच्छा भी दिखाया, शिवगामी को अच्छा भी दिखाया, शिवगामी किसी को पर अत्याचार थोड़ी कर रही होती, बेटा उसका कर रहा था। सो लोग वहीं रह रहे होते, तो लोगों को आदत हो जाती है। बताने ना कि जो पुराने ट्रेडिशन है वो ऐसे ही फॉलो अप होते चले। चलो कल 1.2 से पढ़ते हैं।